है कि क्या चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या उनकी पार्टी के दूसरे लोग। अभी आपने कल या परसों का स्मृति ईरानी का वीडियो अगर देखा हो संसद में, जिस अंदाज में वो बात कर रही हैं मणिपुर पर जब बात हो रही है, तो उसको वो कैसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है इनके ऊपर बीच में कि हम संसद को लगभग निरर्थक साबित कर देंगे और इसके बावजूद हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि हमारी लोकतंत्र में आस्था है कि नहीं, या हमारी संसद में आस्था है कि नहीं। क्या संसद के अंदर विपक्ष इनसे सवाल पूछ लेगा, इससे काम हो जाएगा, या संसद के बाहर इस देश की जनता को भी सवाल पूछने पड़ेंगे? क्या जनता सवाल पूछने के मूड में दिखती है आपको? धन्यवाद आलोक जी। बिल्कुल जनता सवाल पूछने के मूड में है, पूछ रही है, जब जब मौका मिला है पूछ रही है। और जो ये शोर मैंने चिल्लाने वाली बात है ना, जो जिसका उल्लेख किया आपने स्मृति ईरानी जी का, आदमी चिल्लाता डर के कारण है। आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी चिल्लाता नहीं है, वह उठ रहे सवालों का जवाब देता है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप में उसका आत्मबल है, तो बिल्कुल चिल्लाता नहीं। वो बड़ी मजबूती के साथ जो हालात हैं उनका सामना करता है। लेकिन इस सरकार का जो विश्वास है वो डिगा हुआ है। क्या कोई अपने विरोधियों पर इस तरह के हमले करता है जिस तरह के हमले इंडिया को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया? क्या असहमति रखने वाले लोगों के साथ, विरोध के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के साथ आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? कभी हुआ है क्या? ये कोई अविश्वास प्रस्ताव कोई पहला अविश्वास थोड़े है, 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। और बिल्कुल ये बात सही है कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उस सरकार के किसी कामकाज को लेकर के सदन क्यों सहमत होगा? चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे कोई काल हो, चाहे 0 आवर हो। हम उस सरकार से, सदन जो है वो सरकार के साथ तालमेल क्यों बैठाएगा? और अतीत में भी तो जो सदन जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, 2-4 घंटे में बहस हो जाती थी, अधिक से तक अगले दिन बस चर्चा शुरू हो जाती थी। चर्चा इस बात की होती थी कि बहस कितने घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी कि 2 दिन चलेगी। इस बात बहस नहीं होती थी कि कब हम उसको लेंगे, लेना तो तत्काल आपको है, क्योंकि सदन ने इस सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त कर दिया। अब इस पर चर्चा होने दीजिए। आप इस बिना पर, इस गणित पर कि सरकार तो पहले से ही बहुमत में है, आपके विश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, ये तो बात होती नहीं है। अब विश्वास प्रस्ताव आ गया, उस पर चर्चा कराइए, उसका जवाब दीजिए। और अपने आप में कितना सवाल गंभीर है कि प्रधानमंत्री को मजबूर करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अरे ये इतना बड़ा मुद्दा था मणिपुर का कि प्रधानमंत्री को तो स्वतः आगे बोलना चाहिए। आपका दावा है कि कुशल नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, कुशल प्रशासक, गंभीर निर्णय लेने वाले, हर तरह का क्लेम आपका है। और एक जब स्थिति पैदा हो गई तो उस पर सदन को विश्वास में लेने या देश को विश्वास में लेने की कोई कोशिश आपकी तरफ नहीं है। क्या मणिपुर की घटना कानून व्यवस्था की घटना है? क्या मणिपुर की घटना आपराधिक गतिविधियों की घटना है? क्या मणिपुर की घटना 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़े हैं? ऐसा तो है नहीं। एक पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है ही नहीं है। वहां उस राज्य की जनता कह रही है कि उस मुख्यमंत्री पे हमको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री पूरी जनता का नहीं बल्कि एक वर्ग का प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंकर बना के रह रहे हैं। लोग लाठियां और बंदूक लेकर के सड़कों पे ब्लॉकेट लगाए हुए हैं, हर आने जाने वाले की पूछताछ कर रहे हैं कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जब ये स्थितियां पैदा हो जाए तो ये तो सामान्य आपराधिक घटना तो है नहीं, सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति तो है नहीं। 2 समूहों में विश्वास की स्थिति पैदा हो गई है और आप जवाब नहीं देंगे। जवाब कौन देगा? ये क्यों बात की जा रही कि आप उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्या मणिपुर की ये घटना घटी है, पहली बार घटी है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो इस तरह के उपद्रव होते रहे हैं, झगड़े होते रहे हैं, लेकिन सरकारों ने क्या किया? 1996 में ही इसी मणिपुर में क्या इसी मैती और कुकियों में झगड़ा हुआ? नरसिंहा राव जी की सरकार थी, राज्य सरकार को भंग कर दिया, सर्वदलीय बैठकें बुलाई और कार्रवाइयां शुरू कर दी। लेकिन आप इसे बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे और आपको ये लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं उससे जनता संतुष्ट हो जाएगी। कि किस तरह से आप सोच रहे हैं? या तो जो जिस बात का आरोप लगाता है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर कि ये बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है और
ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उस आरोप को सत्यापित कर रहे हैं आप कि बहुसंख्यक के साथ आप खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन बहुसंख्यक के साथ खड़े होने पर क्या उस राज्य में या उस राज्य के आसपास के राज्यों में आपकी राजनीति के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? जो सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है, क्या जनता उससे प्रभावित नहीं होगी? ये आज तक कभी देखा गया है क्या? तो जनता जो सवाल पैदा कर रही है, जिस तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं सदन के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। और यह केवल बिल्कुल मैं विजय जी की बात से सहमत हूं कि हताशा का परिणाम है आपके। आप अपने आप को कहीं समेट नहीं पा रहे हैं। आप सत्ता में रह के विपक्षी भाषा थोड़ा बोल सकते हैं। ये 2014 नहीं है, ये 2023 है। 2014 में आप सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए बने थे। 2023 में आपको 9 साल का जवाब देना है कि जो वायदे करके आप आए थे, उन वायदों का क्या हुआ। अब आप भविष्य काल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। भविष्य काल की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं बैठा है। अब आप आज ये बताइए कि आपने अब तक क्या किया। अब तक नहीं, लेकिन भविष्य की घोषणाएं होने लगी हैं। तीसरे कार्यकाल में भारत कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, ये ऐलान तो आपने सुन लिया। चलने वाला नहीं है ना। आप विपक्ष की आलोचना करके, भविष्य काल की घोषणाएं करके आप बच नहीं सकते। राजस्थान, आप भाई बात सही कि राजस्थान में आप ये आरोप लगाए ना कि सरकार ने क्या किया, गहलोत की सरकार क्यों विफल है। तो आपकी स्थिति यह है कि आप उस मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देते हैं। नहीं बोलने देने पर भी आप झूठ का सहारा लेते हैं कि साहब वो आना नहीं चाहते थे, वो नहीं करना चाहते, वो भी झूठ खुल गया आपका। कभी मुझे तो नहीं याद है कि केंद्रीय गृह मंत्री कोई बात कहे, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोल दे कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं। तथ्यों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता आपको मान ले। तो किसी राज्य सरकार के ऊपर जो आपसे विरोधी, उसके खिलाफ आपको बोलने का आपके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि उन मुद्दों पे आप खुद घिरे हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।